हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हमने इससे पहले वाली जो क्लास आपको दी थी उसके अंतर्गत हमने 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे 51 से आगे को। और यहाँ पर दोस्तों ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये दिसंबर माह में एग्ज़ाम हुआ है और इसमें सारी चीज़ें जो भी पूछी गई हैं वो सारे लेटेस्ट चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसलिए आप बिल्कुल स्किप किए बिना इस क्लास को अवश्य देखें। और इससे पहले जो हमारे क्लास नंबर 16 हुई है उसको भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के गणित सहायक, प्रवक्ता स्क्रीन या पीसीएस प्री से संबंधित क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अधिनियम वर्ष दिया गया है। पहला ऑप्शन है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बिल्कुल सही है दोस्तों। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है 1923 में ही लागू हुआ था। उसके बाद है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी मातृत्व लाभ अधिनियम दोस्तों 1961 में ही लागू हुआ था। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1950, तो दोस्तों ये 1950 बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्मचारियों की जो ग्रेजुएटी थी वो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम जो लागू हुआ था दोस्तों 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था दोस्तों। और 1972 में जब ये लागू हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था 21 तारीख को, ठीक है। ये जो है 21 अगस्त को भारतीय संसद में पारित किया गया था, लेकिन 16 सितंबर 1972 को दोस्तों ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम जो दोस्तों ये है आपका 1972, और कब? 16 सितंबर 1972 में, ठीक है। तो 16 सितंबर 1972 है ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, राज्य बीमा अधिनियम जो है दोस्तों ये 1972 में ये भी लागू हुआ था। तो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये दोनों 1972 में लागू हुए थे, ठीक है दोस्तों। बाकी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT अलग करता है। तो जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT है दोस्तों, ये किसको अलग करता है दोस्तों? ये जो MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है दोस्तों वह है मध्य और महान हिमालय के बीच में, ठीक है। मध्य और महान हिमालय के बीच में क्या है दोस्तों? MCT क्या है? MCT जिसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो कूट दिए गए हैं, सूचियाँ दी गई हैं, तो देखें इसको ध्यान से समझें दोस्तों। जैसे सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में दिया गया है दोस्तों यहाँ पर रूर बेसिन। तो रूर बेसिन दोस्तों ये कहाँ है? क्या है रूर बेसिन? तो यह है दोस्तों आपका लोहा इस्पात एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है रूर बेसिन, ठीक है दोस्तों। रूर बेसिन किससे संबंधित है? लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। उसके अलावा फ्लैंडर्स प्रदेश दोस्तों, फ्लैंडर्स प्रदेश जो है वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, फ्लैंडर्स प्रदेश, ठीक है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो सक्सेनी प्रदेश है दोस्तों, ये सक्सेनी प्रदेश दोस्तों रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा पश्चिमी बंगाल प्रदेश दोस्तों ये है जूट उद्योग के लिए, ठीक है। पश्चिमी बंगाल प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जूट उद्योग के लिए। सक्सेनी प्रदेश रसायन उद्योग के लिए। फ्लैंडर्स प्रदेश कपड़ा उद्योग के लिए। और रूर बेसिन जो है लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3, ठीक है दोस्तों। रूर बेसिन लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग से संबंधित। उसके अलावा फ्लैंडर्स बेसिन जो है दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए। सक्सेनी बेसिन दोस्तों रसायन उद्योग के लिए। और पश्चिमी बंगाल प्रदेश जो है दोस्तों ये जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध
हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान समाज द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? तो दोस्तों जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके थे। ठीक है, भारतीय संविधान के। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था उसमें कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 11 सत्र इसमें आयोजित किए गए थे। यह अपने भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद धाराएं और इससे संबंधित हैं तो उसमें आपको देखा होगा कि टोटल इसमें 11 सत्र जो है आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 11 सत्र आयोजित किए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो दोस्तों कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है कि जिसमें प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका बस टोपोलॉजी नहीं, रिंग टोपोलॉजी भी नहीं, स्टार टोपोलॉजी भी नहीं दोस्तों, ये होता है मेश टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कौन सी टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी में दोस्तों नोड और नेटवर्क में हर एक दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक नोड जो है दूसरे नोड से जुड़ा होता है नेटवर्क के अंतर्गत, इसको कहते हैं दोस्तों मेश टोपोलॉजी। क्या नाम कहा जाता है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे गए थे। तो आगामी जो एग्ज़ाम्स होने हैं दोस्तों इसी प्रकार की क्रिटिकल चीज़ें आएंगी, इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक स्टडी करें और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो दोस्तों उसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तभी सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, बहुत आसानी से सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो बने हुए हैं और साथ ही इसका कूट दिया गया है। तो कूट पर हम फिर चर्चा करते हैं, पहले हम मिलान कर लेते हैं दोस्तों सही उस पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है पूंजी का योगदान, तो पूंजी के योगदान से क्या होगा दोस्तों? आप समझ सकते हैं, अगर पूंजी होगी तो ब्याज बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पूंजी के योगदान से क्या बनेगा दोस्तों? ब्याज बनेगा। मानवीय श्रम का योगदान, अगर मानवीय श्रम होगा तो दोस्तों क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगी। थर्ड पॉइंट दोस्तों, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों से क्या मिलेगा? तो स्थिर प्राकृतिक संसाधनों से दोस्तों लाभ का योगदान होगा। ठीक है, अगर प्राकृतिक संसाधन होंगे तो लाभ ही लाभ है। ठीक है, उसके अलावा उद्यम वृत्ति का योगदान, जो उद्यम वृत्ति होता है दोस्तों, उद्यम वृत्ति का योगदान क्या रहेगा कि उद्यम वृत्ति से क्या मिलेगा दोस्तों? लगान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो है इनसे सुमेलन करना था। तो अगर हम देखें तो पहले का जो सुमेलन है वो 2 से है, तो ए का 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मानवीय श्रम योगदान बी का जो है 1 हो जाएगा और स्थिर प्राकृतिक संसाधन दोस्तों वो सी का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, सी किससे हो जाएगा? 3 से, और 4 डी हो जाएगा कि दोस्तों किससे? 4 से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसके जो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी वाला इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका सी ऑप्शन सही होगा, A2 B1 C3 और D4। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको फिर से अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को टेस्ट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो दोस्तों गांधी जी राष्ट्र नेता कहलाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कौन से ऐसा आंदोलन था जिसने गांधी जी को वास्तविक राष्ट्र नेता की उपाधि दिलाई दी थी? तो दोस्तों वो था रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। तो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। रॉलेट एक्ट का इसमें विरोध किया गया था दोस्तों, और ये जो है इसके अंतर्गत गांधी जी को जो है एक राष्ट्रीय नेता की उपाधि मिली दोस्तों, इससे पहचान मिली। ठीक है दोस्तों, इसलिए गांधी जी को राष्ट्र नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था दोस्तों? रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी किया था गांधी जी ने, चंपारण आंदोलन भी हुआ था, दांडी आंदोलन भी किया था, लेकिन सबसे बेस्ट जो था वो था दोस्तों जिसमें त्याग बहुत ज़्यादा हुआ था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, और इसकी सफलता से देश की आज़ादी की नींव बनी थी बहुत मजबूती से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो उसका जब प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब पूर्ण स्वराज की का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, क्योंकि ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में कुटुंबश्री है, तो केरल में कुटुंबश्री क्या है दोस्तों? तो केरल के अंतर्गत जो कुटुंबश्री है दोस्तों क्या है? एक अति लघु साख कार्यक्रम है दोस्तों। क्या है? कुटुंबश्री क्या है दोस्तों? केरल में अति लघु साख कार्यक्रम, इसको कुटुंबश्री कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और ये केरल में है दोस्तों। ठीक है, तो अति लघु साख कार्यक्रम जो है कुटुंबश्री के नाम से जाना जाता है और ये है केरल में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं दोस्तों वो कहाँ पाए गए? तो बीजापुर में नहीं, गोलकुंडा में भी नहीं दोस्तों, ये पाए गए हैं दोस्तों हम्पी में। कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए हैं दोस्तों हम्पी में, जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं करा चुका हूं दोस्तों, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल जो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 16 हो चुके हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 17 है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना आप लगातार हमारे इन वीडियोस को वॉच कीजिएगा, जिससे आपका कनिष्ठ सहायिका पेपर के लिए एक मजबूत तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही प्रवक्ता, पीसीएस और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए भी एक बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया है, ये भी सुमेलन से पूछा गया दोस्तों और काफ़ी क्रिटिकली पेपर रहा था दोस्तों, इसलिए जो है कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान भी हैं इस एग्जाम को देकर। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों से निये कूट का चयन कीजिए, उत्तर से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज़र और निर्माणकर्ता इनके नाम पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसको क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझें तो सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स किस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है दोस्तों? तो फायरफॉक्स जो है दोस्तों वह है आपका एप्पल से। किससे संबंधित है? एप्पल कंपनी ने इस निर्माण करता जो है एप्पल है। ठीक है दोस्तों, फायरफॉक्स का। उसके अलावा जो सफारी है दोस्तों, ये सफारी का जो किया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो है जो फायरफॉक्स है दोस्तों ये है मोजिला INC का। ठीक है, एप्पल का नहीं है दोस्तों फायरफॉक्स, क्योंकि एप्पल का जो है दोस्तों सफारी है। क्या है दोस्तों? सफारी जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो एप्पल की ओर से लॉन्च हुआ है। इसके अलावा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों वो ब्लैकबेरी की ओर से है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उसके अलावा जो एक्सेस है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके 4 मिलान चिन्ह हैं। तो हम एक बार और आपको समझा दें दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले जो है फायरफॉक्स दोस्तों मोजिला INC का है। उसके अलावा जो सफारी है दोस्तों वो है एप्पल कंपनी का। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो दोस्तों है ब्लैकबेरी का, और साथ ही जो एक्सेस है वो है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेस का निर्माण किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ब्लैकबेरी ने दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर का, और एप्पल कंपनी ने सफारी इंटरनेट ब्राउज़र दिया है, और मोजिला INC ने फायरफॉक्स जो है इंटरनेट ब्राउज़र दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्योंकि 4321। ठीक है दोस्तों, 4321 इसका बन रहा था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो कोल्लेरू झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा खेचियोपालरी झील जो है, खेचियोपालरी जो झील है दोस्तों वो सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। खजियार झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कोलीवेली झील दोस्तों केरल में नहीं है।
तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो यहाँ पर झीलों की डिटेल जानकारी होने पर ही दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी पेपर हो रहा है उसमें क्वेश्चन थोड़ा डिटेल स्टडी मांग रहा है, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ज़रूर रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर रिवाइज करके ही जाएं दोस्तों, इससे आपके लिए एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं तो वो समय की बचत करा देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो दोस्तों जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित कौन करता है दोस्तों? वो है दोस्तों सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी दोस्तों एक ऐसा वानिकी है जो समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है, उसको हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। तो टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कान्हा छत्तीसगढ़, बिल्कुल गलत। ठीक है, बांदीपुर दोस्तों कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका बी ही ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें दोस्तों पेरियार तमिलनाडु में नहीं है, गलत है। और सिमिलीपाल जो है असम में नहीं है। तो इसका जो सही मिलान है दोस्तों वह है आपका बांदीपुर, और बांदीपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 65, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों भारत की कौन सी फिल्म है कि कौन सी फिल्म ऐसी है जिसने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अपूर संसार ये नहीं है, पाथेर पांचाली भी नहीं है दोस्तों, दो आंखें बारह हाथ ये भी नहीं है, श्यामची आई। तो श्यामची आई जो मूवी है दोस्तों, श्यामची आई ये जो मूवी है दोस्तों, ये जो है ये फिल्म ऐसी है जिसने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो कौन सी मूवी का नाम क्या है दोस्तों? श्यामची आई। अगले पेपर के लिए भी तैयार रखें दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 66 है, दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों दमाऊ जिसको गाँव में दमुआ बोला जाता है, दमुआ, तो ये दमाऊ जो है मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र है। इसके साथ कौन सा यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? अब इसमें मुख्य रूप से पूछा गया दोस्तों, अगर बात करें रणसिंगा भी इसमें बजाया जाता है और तुरई तो खैर कम ही है, बट ढोल इसका जो है मुख्य साथी है दोस्तों। तो बजाया जब भी जाता है तो ढोल और दमाऊ बजाया जाता है दोस्तों। क्या बजाया जाता है? ढोल, दमाऊ। और अगर बहुत अच्छे तरीके से इसका मंचन करना हो तो दोस्तों रणसिंगा भी इसके साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मुख्य रूप से यहाँ पर ढोल नहीं होता तो दोस्तों रणसिंगा यहाँ पर यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, तो ढोल दमाऊ का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों सरहिंद नहर है, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सरहिंद नगर दोस्तों ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है। तो सरहिंद नामक जो नहर है इसका निर्माण किस नदी पर है? इसका निर्माण दोस्तों सतलज नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ष, योजना और वर्ष दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो दोस्तों ये 1998-99 में लागू हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो CCCY ये जो लागू हुआ था 1998-99 में। सहकारी विकास फंड 1993 में सहकारी विकास फंड लागू हुआ था दोस्तों 1993 में, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 में लागू हुए थे दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी 1975 में हुए थे। और साथ ही दोस्तों जो ऑप्शन नंबर है नाबार्ड 1980 में दोस्तों ये लागू नहीं। तो नाबार्ड जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 12 जुलाई 1982। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड जो है पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी जो है इसके और आंसर दोस्तों यहाँ पर जो है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज होती है उसकी गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो प्रिंटर द्वारा जो प्रिंटेड इमेज होती है उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए दोस्तों DPI किसका यूज़ होता है, DPI का यूज़ होता है, जिसको कहते हैं डॉट्स पर इंच। क्या कहते हैं दोस्तों, डॉट्स पर इंच इसको कहा जाता है। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता को मापने का के लिए DPI का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए वाला है। तो बहुत अध्ययन की ज़रूरत है दोस्तों आज के समय में एग्ज़ाम क्रैक करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेदों की, यहाँ पर बात पूछी गई है, तो अनुच्छेद जो 13 है, पहले नंबर पे दिया है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 13 दोस्तों है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। तो अनुच्छेद 13 इसमें लागू होता है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा जो अनुच्छेद 29 है दोस्तों, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 29 दोस्तों अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 20 दोस्तों है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए। किसके लिए दोस्तों, यह है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए अनुच्छेद 20 जो है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण के लिए। और जो अनुच्छेद 24 है दोस्तों, तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित होगा दोस्तों, अनुच्छेद 24 संबंधित है दोस्तों कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कि कारखानों में जो है दोस्तों बच्चों का यूज कम किया जाए, कम उम्र के 18 साल से कम की बात यहाँ पर कही जाती है, और एटलीस्ट 14 साल से कम तो बिल्कुल ही सख्त अपराध के अंदर लागू होता है दोस्तों। तो ये इसके ऑप्शन है दोस्तों। अगर एक बार फिर से बताएं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध जो करता है दोस्तों वह है आपका अनुच्छेद नंबर 24। ठीक है दोस्तों, क्या है अनुच्छेद 24, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं दोस्तों, ये हैं आपकी अनुच्छेद 13 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 13 है ये। और उसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात जो होती है वो किस में होती है दोस्तों, तो अनुच्छेद 29 है दोस्तों इसके लिए, अनुच्छेद 29। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29 है। और अगर हम बात करें कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए बात करें, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आता है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 20। ठीक है दोस्तों, कौन सा आएगा, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20 यहाँ पर लागू होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गए होंगे, और आप इसके अनुच्छेद की स्टडी जो है अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं डिटेल। और साथ ही दोस्तों आज के समय में अनुच्छेद किसके अंदर क्या है एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतने सारे अनुच्छेदों की पूरी जानकारी एक साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कूट के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बनेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। 2341 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर मिलान चिन्ह वाला ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया। नदियों के बारे में पूछा गया दोस्तों इस प्रश्न में। तो सूची 1 में दोस्तों है कावेरी, और यहाँ पश्चिमी घाट, वेरीनाग, रोहतांग पास या अमरकंटक पठार। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है वो कहाँ है, वो पश्चिमी घाट पर ही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसके अलावा जो नर्मदा है दोस्तों वो कहाँ है, नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है। उसके अलावा जो झेलम नदी है दोस्तों, झेलम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, वेरीनाग से। ठीक है दोस्तों, वेरीनाग। और साथ ही जो रावी नदी है दोस्तों इसका जो है रोहतांग पास से रावी नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं इनके सूची का मिलान। कावेरी जो है पश्चिमी घाट से, उसके अलावा नर्मदा अमरकंटक से,
झेलम वेरीनाग से, और साथ ही रावी दोस्तों रोहतांग पास से। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपका कूट के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 4123 1423, क्योंकि दोस्तों कावेरी जो है इसमें ऑलरेडी पश्चिमी घाट के साथ ये पहले से कनेक्टेड सही है। तो यहाँ पर पहले नंबर वाला तो 1 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा नर्मदा का 4 है अमरकंटक पठार, झेलम नदी बेरीनाग और रावी नदी रोहतांग पास। ठीक है दोस्तों, जरूर आपको ये याद भी हो गया होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो दोस्तों जो अशोक के अभिलेख थे उनमें उन्होंने अपना क्या नाम प्रयुक्त किया है? तो अशोक के जो अपने अभिलेख हैं उसमें जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है दोस्तों प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है दोस्तों? वह है प्रियदर्शी के नाम से यहाँ पर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित तथा तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण के लिए वर्षण प्रभावित तथा तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों CW के द्वारा। किसके द्वारा? CW के द्वारा ये जो है जलवायु प्रदेश का सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किया गया था CW के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कौन से कथन सही हैं इनको बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कथन 3 दिए गए हैं दोस्तों और कथन के अनुसार बताना है कि कौन से सही हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या बनेगा इसका। तो यहाँ पर देखते हैं पहला वाला दिया है दोस्तों, बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी बनास है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, और बाएं किनारे से सहायक नदी है ये। उसके अलावा दूसरा है दोस्तों, पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो चंबल नदी में जो पार्वती नदी है वो दाएं ओर से आती है और बनास जो नदी है दोस्तों वो बाएं ओर से आती है। आपने चंबल नदी का अगर नदी तंत्र पढ़ा हो दोस्तों तो ज़रूर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि चंबल नदी का जब बाएं ओर से जो नदी आती है उसमें छोटी नदी सहायक नदी है बनास आती है और दाएं ओर से पार्वती नदी आती है दोस्तों। और काली सिंध जो है ये चंबल नदी के एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो चंबल नदी में काली नदी भी मिलती है, काली सिंध के नाम से नदी मिलती है और ये नदी दोस्तों आती है दाहिने किनारे से। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो तीनों के तीनों आंसर हैं दोस्तों ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये चंबल नदी तंत्र अगर आप पढ़ोगे दोस्तों तो उसमें आपको ये सारा कुछ अच्छा सा मिल जाएगा। आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसके तीनों कथन बिल्कुल सही हैं दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका कूट क्या दिया गया है। तो कूट के अकॉर्डिंग दोस्तों देखें तो यहाँ पर इसका जो कूट दिया गया है वो इसका 1 2 3 2 तीनों सही हैं, क्योंकि चंबल नदी तंत्र जिसने पढ़ा होगा वो बिल्कुल इसको सही करके आए होंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था जिसमें पहले दोस्तों जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष में होता था, लेकिन फिर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1988 में। ठीक है, 1988 में ये कर दिया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये था 61वां संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वोट देने का अधिकार जो है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। तो दोस्तों कौन सा? तो एक कंप्यूटर है जो सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, वह है दोस्तों फ्लिप फ्लॉप। क्या है दोस्तों? फ्लिप फ्लॉप जो कंप्यूटर है जो जिसमें सिंगल बिट स्टोर किए जा सकती है, इसके अंदर जो क्षमता है वो सिंगल बिट स्टोर करने की क्षमता है और इस कंप्यूटर का नाम है दोस्तों फ्लिप फ्लॉप।
क्या नाम है दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप है। और सिंगल बिट स्टोर करने की क्षमता इस कंप्यूटर के अंतर्गत है दोस्तों। कैपेसिटर में भी नहीं है दोस्तों, रजिस्टर में भी नहीं है, इंडक्टर में भी नहीं है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप के अंतर्गत सिंगल बिट स्टोर करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो मध्यमा प्रतिपदा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीव। तो ये अष्टांगिक मार्ग में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों मध्यमा प्रतिपदा ये इसमें अष्टांगिक मार्ग के अंदर शामिल नहीं है। बाकी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीव ये तीनों के तीनों अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत हैं। बाकी अन्य 5 मार्ग और बताए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सही संकल्प करना, सही दृष्टि रखना, सही आजीव करना, ये सारे के सारे अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मध्यमा प्रतिपदा इसके अंतर्गत नहीं आता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैगा मृग का संबंध इनके में से किस देश से है। तो दोस्तों जो सैगा मृग है इसका संबंध किस देश से है। तो सैगा मृग जो दोस्त हैं वो हैं कजाकिस्तान में। कहाँ, कजाकिस्तान में जो है सैगा मृग पाए जाते हैं। तो ये इसका संबंध किससे हो गया, सैगा मृग का, ये कजाकिस्तान से हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 79 में। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यवाही अधिकारी कौन हैं। तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर होता। बट यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछे गए हैं दोस्तों। तो नीति आयोग के अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं दोस्तों वो हैं वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है, सुब्रमण्यम जो है दोस्तों यहाँ पे, ये जो हैं अभी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा। तो दोस्तों न्याय सक्रियता जो शब्द है ये किसके द्वारा खोज की गई थी, न्याय सक्रियता शब्द की खोज किसने की थी। तो ये की गई थी दोस्तों आर्थर स्लिंगसिंगर। किसने दोस्तों, ये आर्थर स्लिंगसिंगर ने इसको जो है न्याय सक्रियता शब्द की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्दंड मार्तंड पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो उद्दंड मार्तंड नामक जो पत्र है दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1826 में। कब हुआ था, 1826 में, 1826 में उद्दंड मार्तंड नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों फिर हिंदी में भी यहाँ पर जो है सुमेलन से ही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निम्नलिखित सूची तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया गाने से और कुमाऊनी और गढ़वाली गानों से संबंधित है। तो यहाँ पर सूची ए और सूची 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। पहला नंबर है सिल्की बांध। सिल्की बांध वाला जो गाना है ये किसके द्वारा गाया गया है दोस्तों। तो इसको जो है सिल्की बांध वाले गाने ये है मंगलेश डंगवाल का। ठीक है दोस्तों, सिल्की बांध किसका है, मंगलेश डंगवाल का गाना है। अगला है ओ टुआ बेलना बेलना। तो ओ टुआ बेलना किसने गाया है दोस्तों, ये गाया है दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी ने। किसने गाया है, ये नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है। और उसके अलावा मोहना तेरी मुरली। तो मोहना तेरी मुरली जो गाना है दोस्तों ये है प्रीतम भरतवाण का। और सोंगा गाँव की बांदरुकमा। तो सोंगा गाँव की बांदरुकमा ये जो है वो दोस्तों ये है साहब सिंह रमोला का। ठीक है, तो इस तरीके से ये गानों का संबंधित है। तो इस आधार पर देखें तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले का बी सिल्की बांध मंगलेश डंगवाल, और दूसरे का सी यानी कि ओ टुआ बेलना नरेंद्र सिंह नेगी, और तीसरे का ए मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरतवाण का, और 4 का डी यानी कि सोंगा गाँव की बांदरुकमा यह है दोस्तों साहब सिंह रमोला का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा हिंदी का ही है। अनु प्लस अय हो बन गया अन्वय हो, तो उक्त उदाहरण किस संधि के नियमानुसार होगा।
तो दोस्तों ये जो है आपका अनु धन अय हो बन गया अन्वय हो। तो इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो इसमें दोस्तों आपका ऊ के बाद, यानी कि छोटी ऊ है इसमें, अनु धन अ, तो ऊ के बाद अगर अ आता है दोस्तों, तो यहाँ पर बनता है दोस्तों आपकी यण संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि के अनुसार जो है इसका संधि हो जाएगा अनुधन अय हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत ये बात कही गई है? तो दोस्तों ये बात कही गई है धारा 351 में। धारा 351 में ये कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत ये बात कही गई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अब कथन की हम बात करें तो पहले कथन पर पढ़ते हैं कि बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। तो दोस्तों ये बाजूबंद जो गाने होते हैं ये एक प्रेम गीत गाए जाते हैं, जिनको बाजूबंद गीत के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, अगला है छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाक नृत्य होता है। तो दोस्तों छोपती एक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं संयुक्त रूप से जो है नृत्य करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों कथन सही हैं शुरू के। उसके अलावा दोस्तों खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। खुदेड़ गीत दोस्तों विवाह के समय पर नहीं गाया जाता, यानी कि विदाई के समय पर नहीं गाया जाता, बिल्कुल गलत है। उसके अलावा मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो मांगल गीत होते हैं दोस्तों ये विवाह के समय गाए जाते हैं, तो जागरों में मांगल गीत नहीं गाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है दोस्तों। तो इस आधार पर देखें तो दोस्तों हमारा दो ऑप्शन सही बनते हैं कथन। एक तो बाजूबंद प्रेम गीत होता है और दूसरा छोपती जो नृत्य है ये स्त्री पुरुषों का सम्मिलित नृत्य होता है। तो इस आधार पर दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए और दो सही हैं और फर्स्ट और सेकंड सही हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ गलत है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैयक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। तो वैयक्तिक पत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों? वैयक्तिक पत्र के उदाहरण क्या हैं? तो आदेश पत्र, एजेंसी पत्र और शिकायती पत्र, ये तीनों के तीनों जो पत्र हैं दोस्तों ये वैयक्तिक पत्र नहीं हैं। इसके अलावा परिपत्र, अनुस्मारक पत्र और ज्ञापन, ये भी वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। अब बात आती है वैयक्तिक पत्र की। तो दोस्तों इसमें वैयक्तिक पत्र कौन से हैं? जैसे निमंत्रण पत्र है दोस्तों, ये व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों को आपस में दिया जाता है। शोक पत्र दोस्तों रिश्तेदारी और उसमें ही दिया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। और बधाई पत्र, तो बधाई पत्र भी एक मित्र से दूसरे मित्र को दिया जाता है या परिचित को दिया जाता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जाने वाले पत्र हैं, इनको कहा जाता है वैयक्तिक पत्र। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र, ये वैयक्तिक पत्र हैं। बाकी अन्य जो पत्र हैं दोस्तों ये अन्य प्रकार के विभागीय पत्रों में आते हैं। जैसे दोस्तों आपका आदेश पत्र है, एजेंसी पत्र है, शिकायती पत्र है, ये विभागीय अंतर्गत के आते हैं। परिपत्र, अनुस्मारक और ज्ञापन ये अलग प्रकार के हैं दोस्तों। ठीक है, तो राजनीति में होते हैं। लेकिन निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 87 है, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो दोस्तों अगर किसी घटना में किसी कारण का होते हुए भी उस कार्य का न होना जिसमें प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? ऐसे अलंकार को कहते हैं दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है, उसको कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप यानी कि स्टार्टिंग से लेकर उसके निस्तारण तक पूरा लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों प्रारूपण नहीं कहा जाता, संक्षेपण भी नहीं कहा जाता दोस्तों, और पल्लवन भी नहीं कहा जाता। तो इसको कहा जाता है दोस्तों टिप्पण। क्या कहा जाता है? टिप्पण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टिप्पण का मतलब क्या है दोस्तों कि एक चीज़ जो है लगातार चल रही है,
यानी कि शुरुआत से लेके अंत तक, उस चीज़ की स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वहाँ से लेके उसके अंत तक होने तक इसको कहा जाता है टिप्पण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 89 है। फिर यहाँ पर सुमेलित का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो इसमें भी सूची ए और सूची 2 को मिलान कीजिए है। ठीक है दोस्तों, अब ये हैं जनजाति और उनसे संबंधित चीज़ें हैं। तो दोस्तों राजी जनजाति, अब पहले नंबर पे दिया है राजी। तो राजी किससे संबंधित है दोस्तों? राजी जो है बनरौत। ठीक है, किससे संबंधित है? बनरौत से संबंधित है। उसके अलावा जो भोटिया है दोस्तों, भोटिया लोगों का क्या होता है? सौका नृत्य करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो थाड़ू होते हैं दोस्तों, थाड़ू का क्या होता है? थाड़ू जो है कुरी। ठीक है, थाड़ू जो है कुरी से संबंधित है। उसके अलावा बोक्सा जो है, बोक्सा लोगों का होता है तो तोमर। ठीक है दोस्तों, बोक्सा लोगों का क्या होता है? तोमर होता है दोस्तों। तो पहले का चौथा होगा, बाकी अन्य का सीक्वेंस जो है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में रहेगा दोस्तों। तो इस आधार पर एक बार फिर समझिए दोस्तों, राजी जनजाति का बनरौत, भोटिया जनजाति का दोस्तों सौका, थाड़ू जनजाति का कुरी और बोक्सा जनजाति तोमर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका? पहले का चौथा और अन्य का जो है दूसरे का पहला, इस तरीके से इसका होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 90 है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? तो जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है दोस्तों, उनके द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? तो ये बनाई गई दोस्तों, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा बनाई गई थी दाजू। किस पर बनाई गई थी दोस्तों? दाजू। दाजू जो है फिल्म बनाई गई थी, दाजू कहानी पर जो है ये फिल्म बनाई गई थी दोस्तों, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी सुमेलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो हमें दिए गए हैं शब्द और उनके विलोम से मिलान करना है। जैसे खंडन दिया गया है दोस्तों, तो खंडन का विलोम दोस्तों मंडन होता है। और दूसरा है दोस्तों दाता, तो दाता का विलोम क्या होगा दोस्तों? दाता मतलब देने वाला, तो याचक यानी कि लेने वाला। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका चिरंतन, तो चिरंतन का होता है दोस्तों नस्वर। ठीक है दोस्तों, और आगामी का होता है दोस्तों विगत। आगामी का विलोम क्या होता है? विगत होता है। तो ये इसके जो है सही विलोम शब्द जो है होंगे। खंडन का दोस्तों मंडन, दाता का याचक और चिरंतन का नश्वर और आगामी का विगत। तो इस आधार पर देखें तो दोस्तों हमारे इस कूट के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो कौन सी पत्रिकाएं जो है कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? पहरू, पहरू दोस्तों ये कुमाऊनी भाषा में जो है प्रकाशित की जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अदली कुशली, तो अदली आदली कुशली, तो असल कुशलवार जिसमें पूछा जाता है दोस्तों, खबरबात पूछी जाती है, तो उसको आदली कुशली कहा जाता है दोस्तों। ये कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित है, बिल्कुल सही है। तो पहरू और आदली कुशली, आदली कुशली जो है दोस्तों ये कुमाऊनी भाषा में है। उसके अलावा जो घराट है दोस्तों, ये कुमाऊनी में भाषा में प्रकाशित नहीं की जाती है जो है पत्रिका। और भैरू जो दोस्तों ये हैं, ये भी पत्रिका कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित नहीं की जाती। तो दोस्तों 1 और 2 इसका सही आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, अगर हम इसका ऑप्शनों को देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन भी दोस्तों सुमेलिन से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 और 2 हमको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर है हुड़की बॉल। तो हुड़की बॉल दोस्तों ये क्या है? हुड़की बॉल एक कृषि गीत है दोस्तों। खेतों में काम करते करते ये हुड़की बॉल जो है गाया जाता है, इसको हुड़की बॉल कहते हैं। ये एक गीत होता है दोस्तों, खेती में काम करते करते गाया जाने वाला गीत। महिलाएं इसको गाते रहती हैं, पुरुष भी इसमें सहयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो है आपका बिटमणि गीत। अब ये बिटमणि गीत कहाँ गाया जाता है दोस्तों? बिटमणि गीत दोस्तों ये विवाह में गाया जाने वाला गाना है। कब गाया जाता है दोस्तों? ये विवाह में गाया जाने वाला गाना है।
तो इसका चौथा ऑप्शन होगा। उसके अलावा दोस्तों इसका जो न्यौली है दोस्तों, ये न्यौली कब गाई जाती है दोस्तों? ये विरह गीत होती है दोस्तों, ठीक है, विरह गीत होती है ये, ठीक है, इसको न्यौली कहा जाता है विरह गीत को। और चौथा दोस्तों झोड़ा, झोड़ा कब गाया जाता है दोस्तों? झोड़ा जो है एक नृत्य गीत है, ठीक है, इसमें नाच के साथ गाना भी गाया जाता है। तो ये इसके सही मिलान होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, हुड़की बॉल कृषि गीत है। उसके अलावा बिटमणी गीत जो है दोस्तों, बिटमणी गीत किससे संबंधित है? यह विवाह गीत है। न्यौली दोस्तों विरह गीत है, और झोड़ा जो है ये आपका नृत्य गीत है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द चयनित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयन कीजिए। तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों? आयुष्मान का पर्यायवाची होते हैं दोस्तों चिरायु, ठीक है, दीर्घायु और चिरंजीवी, ठीक है। बोलते हैं आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का मतलब होता है दोस्तों चिरायु हो जाए, दीर्घायु हो जाइए और चिरंजीवी हो जाइए, ठीक है दोस्तों। ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 में। अब 95 में दोस्तों यहाँ पर कथन दिए गए हैं और कथन के अनुसार हमें उत्तर बताने हैं। तो अगर हम देखें तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन इतना बड़ा है और इस कथन के आधार पर ABCD 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन सा इसका सही होता है कथन के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों जो कथन है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूप प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस का भाव आ रहा है पहले उसको आराम से समझिए, तब 4 ऑप्शन में से कौन सा इससे मैच करेगा वो हमें बताना है। तो अगर बात करें कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रमुख स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, और ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूप प्रदर्शित करती हैं। यानी कि ये बिल्कुल एक रूपता प्रदर्शित कर रही है सभी भाषाओं में। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो कथन के अकॉर्डिंग, इनके कथन को पढ़कर सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो दोस्तों पहला ए दिया है, कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषा की कहावतों में नहीं। ये बात कहीं पर नहीं कही गई दोस्तों, इस वाक्य में जो ऊपर पैराग्राफ दिया था इसमें कहीं पर ऐसी बात नहीं कही गई है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है दोस्तों, ये आप उल्टा हो गया। ये कह रहे हैं कि कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है कि अन्य भाषाओं की कहावतों में भी कुमाऊनी के लक्षण दिखते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, सी बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा पूछा गया, कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नता है। ये तो इसमें गढ़वाली तो इसमें शब्द ही नहीं है दोस्तों उस वाक्य में। तो अन्य, इसका जो सही आंसर होगा, अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कथन कहा गया था उसके अकॉर्डिंग ये है कि कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। यानी कि जो अन्य भाषी क्षेत्र हैं उनमें भी ये कुमाऊनी की जो है परंपराएं हैं, लोकोक्ति और मुहावरे हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है और इस वाक्य के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 96, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी भी काफ़ी स्ट्रांगली ली गई है, जो डिटेल स्टडी पूछी गई है। तो सबसे पहले है कंठ्य। तो कंठ्य दोस्तों, कंठ्य जो है किस कौन से शब्द अक्सर ऐसे जो कंठ्य हैं दोस्तों वो कौन से हैं? तो इसका जो है क ख ग घ जो है कंठ्य हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तालव्य जो दोस्तों हैं, तालव्य कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं दोस्तों चौ छ जौ झ, जिनके लिए तालु का यूज होता है, तालव्य कहलाते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो मूर्धन्य है दोस्तों, मूर्धन्य कौन से होते हैं दोस्तों? मूर्धन्य होते हैं दोस्तों टौ ठौ डौ ढौ। टौ ठौ डौ ढौ कैसे हैं दोस्तों? मूर्धन्य हैं। इसके अलावा जो दंत हैं दोस्तों, दंत जो है वो है तौ थौ दौ धौ। तो तौ थौ दौ धौ दंत हैं दोस्तों, और टौ ठौ डौ ढौ मूर्धन्य होते हैं। तालव्य होते हैं दोस्तों चौ छ जौ झ, और क ख ग घ जो होते हैं वो दोस्तों होते हैं कंठ्य, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जौनसारी भाषा में जो मेहमान होते हैं, घर में आने वाले मेहमान को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है तो पावड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? पावड़ा कहा जाता है जौनसारी भाषा में मेहमान को। ठीक है दोस्तों, पौना इसको नहीं कहा जाता, पावड़ा कहा जाता है दोस्तों। पौना भी कहा जाता है दोस्तों, कुमाऊनी भाषा में पौना इसको कहा जाता है, बट जौनसारी भाषा में मेहमान को पावड़ा कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों दो कथन हैं और सही से इसका चयन करना है कि क्या है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कथन और इसके अनुसार जो आंसर दिए गए हैं दोस्तों, इसको मिलान करेंगे। तो दोस्तों देखें, गले का हार होना, तो गले का हार होना कथन एक है, और मंडू पोखिल आप ही देखिल, यानी कि मंडू पोखिल आप ही देखिल, इसको बोलते हैं कि मडुआ गिरेगा तो अपने आप दिखेगा। तो यहाँ इसका अर्थ है हिंदी का, तो मडु फोकिल आप ही देखिल। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो गले का हार होना, गले का हार होना दोस्तों ये क्या है? गले का हार होना एक हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा से संबंधित ये एक मुहावरा भी है दोस्तों। ठीक है, ये हिंदी भाषा का है। और साथ ही साथ मडु फोकिल आप ही देखिल दोस्तों, ये कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। ठीक है, तो गले का हार होना भी एक मुहावरा है, लेकिन किस भाषा का? हिंदी भाषा का। और मडु फोकिल आप ही देखिल, ये किस भाषा का है दोस्तों? ये कुमाऊनी भाषा का एक मुहावरा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर सी, तो कथन एक हिंदी भाषा से और कथन दो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन में देखें दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर दिए जाए, कथन एक कथन दो का विपरीतार्थ है, बिल्कुल गलत है, विपरीतार्थ कुछ भी नहीं है इसमें। कथन एक कथन दो का भावार्थ है, बिल्कुल गलत है। कथन एक हिंदी भाषा और कथन दो गढ़वाली भाषा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मड्डू फोकिल आप ही देखिल दोस्तों, ये कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, हसुए के व्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? असंगत बातें करना। ठीक है, तो असंगत बातें करने को के लिए लोकोक्ति क्या बनी हुई है? हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों जो साहित्यकार हैं उनकी जन्म तिथि, यानी कि वो कौन पहले पैदा हुए, इसके आधार पर इनको जो है सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना आसान काम नहीं था दोस्तों पेपर में। तो इसलिए समझ लीजिए आने वाले पेपर कैसे आने वाले हैं। तो इस प्रकार के पेपर अब बनने लगे हैं दोस्तों, बहुत आसान नहीं है। निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो महादेवी वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद सबसे पुराने हैं। उसके बाद है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सुमित्रानंद पंत, और उनके बाद है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये सब साहित्यकार हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, अगर आपने पहले जब आपने पढ़ाई की थी तो उसमें आपने बुक्स में पढ़ा होगा, तो जयशंकर प्रसाद जो है सबसे पुराने उसमें काउंट होते हैं। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रानंद पंत, और फिर जो चर्चा आती है उसमें महादेवी वर्मा की बात आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की टॉप 50 से 1 से लेके 100 क्वेश्चंस जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का ये हमने पेपर सेट कंप्लीट किया। इससे पहले वाले क्लास के अंतर्गत हमारे क्लास नंबर 16 में हमने चर्चा की थी इस पेपर के टॉप 50 क्वेश्चन के पहले 50 क्वेश्चन, और आज की क्लास में हमने बात की 51 से लेकर 100 क्वेश्चन की। दोस्तों ये पेपर हमारे एक ही क्लास के अंतर्गत कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया होगा, कथन और इससे संबंधित हैं, मिलान चिन्ह से संबंधित हैं, और जो है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पेपर था।
तो इसलिए जो है ये 2 सेक्शन में कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट से हमको काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार क्लास के लिए चैनल का जो है आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार क्लास का नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएगा। और हमारे द्वारा लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं दोस्तों। किसी भी पेपर को स्किप किए बिना आप 16 जनवरी की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा। तो इसलिए लगातार हमारे क्लासेस को वॉच कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।